नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सब के लिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी सांझ की बेला पंछी अकेला लेकर आई हूँ। ये उन माता पिताओं की कहानी है जिनके बच्चे दूर 7 समंदर पार विदेश जाके बस जाते हैं और फिर उन माता पिताओं को अकेलेपन की त्रासदी भोगनी पड़ती है। पर कहीं ना कहीं उनके मन में ये अपराध बोध भी होता है कि उन्होंने भी अपने माता पिता के साथ कमोबेश वही किया है। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि कहाँ मैं अपनी त्रुटियों को सुधार सकती हूँ। घर में पाँव देते ही लगा कि ये सन्नाटा उन्हें लील जाएगा। वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई सन्नाटा भी नहीं था। गेट पर ही गार्ड ने सैल्यूट मारकर आगवानी की थी। बरामदे में रामदीन हाथ बांधे खड़ा था। पोर्च में गाड़ी रुकते ही उसने नमस्कार सर कहा था और लपक कर गाड़ी से सामान उतारने में जुट गया था। ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही पार्वती पानी के गिलास ट्रे में लेकर हाजिर हो गई थी। उसकी आहट पाते ही अल्सेशियनों की जोड़ी दौड़ कर आ गई थी और उसने कंधों तक झुमक कर अपनी खुशी का इजहार किया था। सब कुछ था, फिर भी एक आदमी के ना रहने से घर वीरान लग रहा था। ऐसा भी नहीं कि सचिन पहली बार घर से बाहर गया हो। पढ़ाई के सिलसिले में पिछले 4-5 साल से वो बेंगलुरु में ही था, लेकिन उस समय हर छुट्टी में उसके आने की आशा बनी रहती थी। लेकिन अब तो वो एकदम 7 समंदर पार पहुंच गया है। शायद उनके मन का निचाट सूनापन ही घर में प्रतिबंधित हो रहा था। यूँ तो आजकल बच्चों का विदेश जाना घर घर की कहानी बन गया है, फिर भी इकलौते बेटे का इतनी दूर चले जाना व्यथित तो करता ही है। कितना मना किया था, कैसे कैसे प्रलोभन दिए थे। मम्मी ने अपनी ममता का वास्ता दिया था, पर उसका एक ही जवाब था, पापा यहाँ रहूँगा तो मेरा दम घुट जाएगा। हार कर उन्हें मंजूरी देनी पड़ी थी। बाकी सारी तैयारी तो उसने खुद ही कर ली थी। पापा को सिर्फ पैसों की व्यवस्था करनी थी। पैसा उनके लिए कभी कोई समस्या नहीं रहा। अब तक उन्होंने सचिन की हर इच्छा, हर मांग पूरी की थी। कभी कोई मलाल नहीं हुआ, पर पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लगा जैसे वो अपने पैसों से अपना एकाकी बुढ़ापा खरीद रहे हों। उन दोनों का मन वैसे ही दुखी था। कुछ लोग उन्हें डरा रहे थे। जो भी उसके यूएसए जाने की बात सुनता, उसके मुंह से पहला वाक्य यही निकलता, अब तो वो लौट के आने से रहा। उस ग्लैमरस कंट्री को छोड़कर इस सड़े से देश में कौन आना चाहेगा? ये तो हम ही हैं जो मजबूरी में पड़े हुए हैं। महिलाएं कहती, आपको ना भाभी जी सचिन की शादी करवा कर ही भेजना था। वहां कुंवारे लड़के जाते हैं ना तो गोरी चमड़ी पे रीझ जाते हैं। एक ने तो जैसे भविष्यवाणी कर दी, आप तो मन पक्का कर लीजिए, अभी से अगली बार सचिन आएगा तो अकेला नहीं होगा। वो तो एयरपोर्ट पर आपके पैर छू लेगा, पर पीछे से कोई हाथ बढ़ाकर कहेगा, हाउ डू यू डू मदर इन लॉ। संभावित मदर इन लॉ उस समय तो हंसकर रह गई थी, पर बात उनके मन में गहरे बैठ गई थी शायद। कल रात होटल में उन्होंने बेटे से कहा था, हनी तुम जब शादी करना चाहो, जिससे करना चाहो, हमें ज़रूर बताना। हम धूमधाम से तुम्हारा ब्याह रचाएंगे। बहुत अरमान है हमारे, उन पर पानी मत फेर देना। कम ऑन मम्मा, मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, शादी करने नहीं। फिर भी बेटा मेरी बात याद रखना। फिर कुमार साहब ने भी कहा था, बेटा एक बात मेरी भी याद रखना, तुम्हें वहाँ जितने भी दिन रहना है रहो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, पर लौट कर ज़रूर आना। इस देश को और हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है। बेटा हंस दिया था, पापा अभी तो मैंने कुछ भी तय नहीं किया है, लौट कर एक बार तो यहाँ आना ही है, पर अगर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वापस जाना ही होगा। नहीं तो इतनी मेहनत, इतना पैसा सब बेकार चला जाएगा और फिर पूरी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन में गुजरेगी। सो अलग। रात सोते समय उसास भरकर मिसेस कुमार ने कहा था, अगर पता होता कि आखिर में हम ही दोनों को रहना है तो इतना बड़ा बंगला क्यों बनवाते, अपने लिए तो 2 कमरे ही काफ़ी होते। कुमार साहब समझ गए कि इस समय मैडम की हताशा चरम पर है, तभी वो 2 कमरों वाली बात कर रही हैं। नहीं तो कोठी और बंगले के अलावा उन्होंने रिहाइश की कल्पना भी नहीं की थी।
इसमें उनका दोष भी नहीं था। वो उसी माहौल में पली बढ़ी थीं। सौभाग्य से पति भी उन्हें प्रशासनिक अधिकारी ही मिले। जब भोपाल में घर लेने की बात हुई तो कुमार साहब ने 4 बेडरूम वाला एक आलीशान फ्लैट देख रखा था। उन दिनों वो बहुत दूर जगदलपुर में पदस्थ थे, इसलिए मैडम की अनुपस्थिति में ही सब कुछ तय कर लिया था। पर रजिस्ट्री से पहले तो दिखाना जरूरी हो गया। वो तो देखते ही भड़क गई थी। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं इस दड़बे में रह लूंगी? उन्होंने कहा, और सारी योजना धरी की धरी रह गई। बयाने के पैसे भी डूब गए। इस बंगले को बनवाते समय भी उन्होंने पेशकश की थी कि एक छोटा सा पोर्शन किराए के हिसाब से बनवा लेते हैं। हम लोग तो अक्सर बाहर ही रहते हैं, साथ और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से ठीक ही रहेगा। पर मैडम ने साफ मना कर दिया था। मैं अपना घर किसी के साथ शेयर करने की बात सोच भी नहीं सकती। पता नहीं आप इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से उबरते क्यों नहीं। किराए पर उठाने का मतलब है घर का सारा ग्रैंडर, सारी डिग्निटी खत्म कर देना। और वही मिसेस कुमार अब 2 कमरों में रहने की बात कर रही हैं। कुमार साहब को लगा कि उनकी पत्नी नहीं, माँ बोल रही हैं। माँ ने भी यही कहा था, अगर हमें पता होता कि शहर तुम्हें इस कदर बांध लेगा तो पाई पाई जोड़कर ये 2 मंजिला क्यों बनवाते? हम दोनों तो कहीं भी पड़े रहते। माँ ने गलत नहीं कहा था। 4 बच्चों को पालते हुए पक्का 2 मंजिला मकान बना लेना आसान काम नहीं था। हाई स्कूल में हेडमास्टर की तनख्वाह होती ही कितनी है। उसी में बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को ब्याहना, सारे काम करने थे। ये बात अलग है कि गांव से घी, गुड़, दाल, चावल, गेहूं वगैरह आ जाता था तो काफ़ी राहत हो जाती थी। फिर भी ये काम असंभव ही था। वो तो माँ जैसी कुशल और सुघड़ गृहिणी घर में थी, इसीलिए हो सका। और ये चमत्कार कोई एक दिन में थोड़े ही हुआ था। जैसे पिताजी ने सहायक अध्यापक से शुरुआत करके धीरे धीरे प्रधानाध्यापक की कुर्सी तक का सफ़र तय किया था, वैसे ही मकान भी 2 कमरों से शुरू हुआ था। फिर जैसी सुविधा होती गई, कमरे बनते गए, छत डलती गई। गांव की जमीन का पैसा मिलते ही माँ ने ऊपर आधुनिक सर्व सुविधा युक्त 2 बेडरूम बनवा डाले थे। उन्होंने अपनी ससुराल में बहुत परेशानी झेली थी और उनकी इच्छा थी कि उनकी बहुओं को वैसा कष्ट ना हो। तब उन्हें क्या पता था कि उनके अफसर बेटों के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आएंगे। उन बड़े घरों की बेटियों के लिए ये कमरे भी उतने ही तकलीफदेह होंगे। उन्हें याद आता है कि बचपन में घर में एकांत धूड़े नहीं मिलता था। शांत चित्त से पढ़ने के लिए छत की शरण लेनी पड़ती थी। अब वह उतना बड़ा घर भाई भाई कर रहा है। बहनें ब्याह कर अपने अपने घर चली गईं। छोटा एयरफोर्स में था। जल्दी रिटायरमेंट लेकर उसने एक प्राइवेट एयरलाइंस में नौकरी कर ली है। मुंबई में सर्व सुविधा युक्त आलीशान फ्लैट ले लिया है। वो खुद प्रशासनिक सेवा में हैं, तो कभी राजधानी में, कभी जिले के सदर मुकामों में घूमते रहते हैं। कितनी बार चाहा कि माँ पिताजी उनके पास आकर रहें, उनके वैभव का उपभोग करें। अपने बेटों की उपलब्धियों पर उन्हें गर्व तो बहुत था, पर खुले मन से वो कभी नहीं रह पाए। अपने मध्यम वर्गीय कस्बाई संस्कारों के कारण दोनों हमेशा हीनता बोध से ग्रस्त रहे और हमेशा दयनीय से नजर आते रहे। माँ तो हमेशा डरी सहमी रहती थी कि उनकी किसी बात से या काम से बेटे की किरकिरी ना हो जाए। 8-10 दिन बाद ही उनका मन भागू भागू सा करने लगता था और उन्हें रोकना कठिन हो जाता था। अकेलेपन से निजात पाने के लिए माँ ने कुछ कमरे छात्रों को किराए पर दे दिए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद वो भी कठिन हो गया। घर का रखरखाव माँ के बस की बात नहीं थी, इसलिए कभी इस बेटे के पास, कभी उस बेटे के पास रहीं, पर मन उनका हमेशा अपने घर में ही अटका रहा। इस बंगले के गृह प्रवेश पर माँ पिताजी दोनों आए थे। बंगले की भव्यता देखकर खुश भी बहुत हुए थे, पर माँ ने उस सांस भरकर कहा था, सोचा था कभी कभार छुट्टियों में तुम लोग आकर रहोगे, पर अब ये महल छोड़कर तुम उस कुटिया में तो आने से रहे। उन्होंने कहा था, हम यहाँ भी कहाँ रह पाते हैं माँ, नौकरी के चक्कर में रोज़ तो यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। यहाँ तो शायद पेंशन के बाद ही रह पाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप लोग वो घर बेच दो, पैसे फिक्स डिपॉजिट में रख दो या लड़कियों को दे दो और ठाठ से यहाँ आकर रहो।
ना बेटे, मेरे जीते जी तो वो मकान नहीं बिकेगा, पिताजी ने दृढ़ता के साथ कहा था। हमने बड़े अरमानों से ये घर बनाया था, इसे लेकर बहुत सपने संजोए थे। अब वे सारे सपने हवा हो गए, ये बात और है। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? इस घर ने आपको क्या नहीं दिया? हम सब इसी घर में पलकर बड़े हुए हैं। हम चारों की शादियां इसी घर से हुई हैं। बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और शादियां, माँ बाप के यही तो सपने होते हैं। हाँ, ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं ही पागलों की तरह सोच बैठा था कि ये घर हमेशा इसी तरह गुलजार रहेगा। भूल ही गया था कि लड़कियों को एक दिन ससुराल जाना है, लड़कों को रोजगार के लिए बाहर निकलना ही है, और एक बार उड़ना सीख जाते हैं तो पखेरु घोंसले में कहाँ लौटते हैं। अब मुझे अम्मा बाबूजी की पीड़ा समझ में आ रही है। मैंने पूछा, कैसी पीड़ा? 5 बेटों के होते हुए अंत में अकेले ही रह गए थे दोनों। अम्मा तो हमेशा कहती थीं, अगर मैं जानती कि पढ़ लिख कर तुम लोग बेगाने हो जाओगे तो किसी को स्कूल नहीं भेजती, अपने आंचल में छुपा कर रखती। और अपने अम्मा बाबूजी की याद में पिताजी की आंखें छलछला आई थीं। अम्मा बाबूजी यानी कि दादा दादी। दादाजी की तो मन में एक धुंधली सी स्मृति भर है, पर दादी की खूब अच्छी याद है। 80 साल की उम्र में भी सीती सतर देह, आँख कान चुस्त दुरुस्त, आवाज़ ऐसी कड़क कि सुनने वाली की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। बहुएं बाद में चाहे जितना कुड़मुड़ाती रहती, पर सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। औरों के लिए आतंक का पर्याय बनी दादी, नाती पोतों के लिए ममता का सागर थीं। 2 दिन की भी छुट्टी होती तो वे लोग गांव की ओर भागते, हर फसल का आनंद उठाते। मकई के भुट्टे और ज्वार की बालियां सेक कर खाने का अलग ही आनंद था। खेतों में हरी मटर, हरे चने तोड़ते तो निराला ही स्वाद देते थे। पेड़ों से पके आम और अमरूद खाने से ज्यादा तोड़ने में मजा आता था। खुली खुली हवा में घूमना, नदी में डुबकियां लगाना, कुएं से डोल भर भर कर नहाना, पेड़ों पर बंदरों की तरह उछल कूद करना, उनका पूरा बचपन इन्हीं स्मृतियों से भरा पड़ा है। उन्हें दुख है कि इन्हें कभी पत्नी के साथ शेयर नहीं किया जा सका। गांव जाने के लिए वे लोग बेसब्री से छुट्टियों की प्रतीक्षा करते थे, पर माँ को गांव जाना कभी नहीं भाया। वो केवल तभी जाती थीं जब उनका जाना जरूरी हो। कहती, मैं अपने हिस्से का पहले ही रह चुकी हूँ, एकदम अघा गई हूँ। हुआ ये कि शादी के समय पिताजी पढ़ रहे थे तो माँ को मजबूरन गांव में सास ससुर के पास रहना पड़ा। उस समय की 10वीं पास माँ घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गईं। उनकी पढ़ाई लिखाई, सीना पिरोना, गाना बजाना सब रसोई में दफन होकर रह गया था। गाना बजाना तो खैर बतुरियों का काम था, बड़े बुजुर्गों के सामने बहुओं का पुस्तक पढ़ना भी क्षम्य नहीं था। सिलाई कढ़ाई के लिए समय ही नहीं था। इन कलाओं का उपयोग तो माँ ने अपनी स्वतंत्र गृहस्थी में ही किया था। यहाँ तो बस काम काम और काम ही था। सुबह शाम चूल्हा चौका, सानी पानी, झाड़ू बुहारी में बीतता था। दिन दोपहर में रोज नए आइटम होते। आज धान पसाया जा रहा है, आज दाल दली जा रही है, तो बड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, पापड़ बनाए जा रहे हैं, कभी तिल्ली धोई जा रही है, आम सुखाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बीनना, फटकना, लीपना, पोतना तो था ही। माँ का अघाना स्वाभाविक ही था। जब तक पिताजी की पढ़ाई पूरी हुई, माँ एक बिटिया को जन्म दे चुकी थी। माँ की खींच और बढ़ गई। गृहस्थी का स्वाद चखा ही नहीं था और ये जिम्मेदारी सिर पर आ गई। इसलिए पिताजी की नौकरी लगते ही माँ ने राहत की सांस ली। हालांकि पिताजी की नौकरी से माँ के अलावा और कोई खुश नहीं हुआ था। दादाजी ने तो कह दिया था, बहुत हो गया पढ़ना लिखना, अब घर बैठो और मेरा हाथ बटाओ, तुम्हारी साल भर की तनख्वाह एक फसल पर ही दे दूंगा। लेकिन एक बार बाहर की खुली हवा में सांस लेने के बाद गांव की बंदिशों में जीना असंभव था। उधर माँ ने भी विद्रोही तेवर अपना लिए थे कि या तो साथ ले चलो या पीहर में छोड़ दो। उन दिनों अपनी ब्याहता को भी साथ ले जाना बड़ी दिलेरी का काम था, पर पिताजी ने ये साहस कर दिखाया और नालायक करार दे दिए गए। बाद में बाकी चारों भी एक एक करके बाहर चले गए और इस बुराई का ठीकरा बड़े के सिर ही रहा। बेटों के बाहर चले जाने के बाद दादा दादी भाई भतीजों के सहारे खेती करते रहे। इस सेवा के पुरस्कार के रूप में किसी को आम, किसी को नींबू, किसी को कटहल का पेड़ देते रहे। इस दान पुण्य से बहुएं घबरा गईं, पर दादाजी के रहते किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। उनकी आंख बंद होते ही सबने अपने अपने पतियों को हिस्से के लिए उकसाना शुरू किया।
5-7 साल बाद दादी ने भी अपने गुजारे लायक ज़मीन रखकर बाकी के हिस्से कर ही दिए। अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर माँ ने फौरन छत पर 2 बढ़िया कमरे बनवा डाले। जिन बहुओं के लिए ये कमरे बने थे, उन्होंने शायद ही उन्हें कभी नवाजा हो। दादी के अंतिम वर्षों में पिताजी ने उन्हें बहुत बार मनाया कि अब मेरे पास आकर रहो, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। कहती, अब आखिरी समय में मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है। पिताजी हंसकर कहते, बुलावा आना होगा तो वहां भी आ जाएगा, उसके लिए यहाँ रहने की क्या जरूरत है। वो कहती, वाह, वहाँ बुलावा आया भी तो किस काम का, वहाँ मुझे कौन जानेगा। गांव में मरूंगी तो सब कहेंगे बड़ी पंडिताइन मरी हैं, सारा गांव मुझे कंधा देने आएगा। दादी का कहना गलत नहीं था। उनकी मृत्यु पर सारा गांव रोया था। उनकी तिरही पर तो जैसे उत्सव का माहौल था। भरे पूरे दरबार से जो गई थी, बेहिसाब रसोई बनी थी। सुबह से लोग आ रहे थे, खाते जा रहे थे। मज़े की बात तो ये कि इस महाभोज की सारी व्यवस्था दादी ने खुद कर रखी थी। उन्हें शायद अपने नादान बेटों और कंजूस बहुओं पर विश्वास नहीं था। आदमी मन में कैसे कैसे मोह पाल लेता है, मरने के बाद भी उससे मुक्ति नहीं मिलती। कुमार साहब को पता नहीं क्यों आज ये सारी बातें याद आ रही थीं। उन्हें लगा कि उनके घर में नया कुछ नहीं हुआ है, बस इतिहास अपने को दोहरा रहा है। अगर कल को सचिन यूएसए में सेटल हो गया तो उन्हें ज़रूर बुलवा भेजेगा, पर क्या वो उसके पास रह सकेंगे? 4-6 महीने घूम कर आना एक अलग बात है, पर अपने परिवेश से दूर, अपनी जड़ों से कटकर वहाँ सदा के लिए रहना क्या संभव है? नो, नेवर। ये बात शायद वे ज़रा ज़ोर से कह गए। पास लेटी पत्नी ने उन्हें झिंझोड़ कर जगाया। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि अब सचिन का बेटा कहाँ जाएगा, चांद पर। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी, सांझ की बेला पंछी अकेला। ये कहानी और मेरा कथावाचन आप सबको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार।